तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। और आज मैं कपिल आपके सामने टाटा स्टील एईटी 2020 का जो आपका अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी लोग इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। इसको पूरा वीडियो देखें और आपको जरूर आपको यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, देखिएगा टाटा स्टील एईटी का जो एग्जाम इस बार 2020 में होने वाला है, सबसे पहले उसका जो फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है वो आपका 10 अप्रैल रखा गया है। तो इससे पहले आप अपना जो टाटा स्टील एईटी का फॉर्म है वो जाकर टाटा स्टील करियर पर जाकर वहां से वो फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, किसी भी प्रकार कोई भी फिजिकल कम्युनिकेशन अभी नहीं होना है, सब कुछ ऑनलाइन आपका होने वाला है। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके पास जो क्वेश्चंस, एक वीडियो टाटा स्टील एईटी का डिटेल्ड मैंने डाला हुआ है एनालिसिस, उस पर काफी कमेंट्स आए हैं। और उसके अलावा भी मुझे काफी कैंडिडेट ने, काफी एस्पायरेंट्स ने पूछा है कि क्या किया जाए, क्या क्या जॉब के बारे में बहुत चीजें पूछी है। मैं यहाँ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला है कि क्वेश्चन इसके बारे में कुछ चीजें समझ लीजिए। देखिए टाटा स्टील जो एईटी का प्रोग्राम है, इससे पहले पिछले साल या मैं कह सकता हूँ 2020 में जो टाटा स्टील एईटी का प्रोग्राम आया था वहां इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट के लिए और ऑपरेशंस के लिए कुछ पोस्ट आई थी। इस बार आप देखेंगे नोटिफिकेशन को, आप पढ़ेंगे तो ऊपर तीन विंग या फिर तीन एरियाज के लिए आपको एईटी मांगे गए हैं। एक मेंटेनेंस है, एक ऑपरेशन है, एक इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स है। तो मेन जो इनका फोकस होता है ज्यादातर वो इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स पर होता है। पिछली बार इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर ही बच्चों को वहां पर लिया गया था, रिक्रूट किया गया था। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में ही आपको जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज टाटा में होती है वो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही होती हैं। जितने भी प्रोजेक्ट आपके फ्यूचर में आने वाले हैं उन सब पर जितने भी रिसर्च आर&डी या काम जो करता है, जितना भी उनका प्रोजेक्ट प्लानिंग वगैरह जितना भी होता है वो सब ईएनपी के थ्रू वो लोग करते हैं। और ईएनपी से ही वो ज्यादातर ऐसे ही मतलब एक बोलते हैं ना कि बाय बोर्न आपको ऐसा स्ट्रांग बना दिया जाता है प्रोजेक्ट्स के अंदर, ताकि आप टाटा के लिए एक वैल्यूएबल एसेट तैयार हो जाएं। ठीक है, तो ईएनपी पर बहुत फोकस होता है। और ऑपरेशन एक नया, एक मेंटेनेंस इस बार आपके लिए खोला गया है। वहां भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ योर एईटी ट्रेनिंग। ठीक है, जो आपका पिछले साल अब तक 2020 में जो ट्रेनिंग होता था टाटा स्टील एईटी का 2 साल का होता था, 2 फेज में रखा जाता था। इसमें एक 9 महीने का आपका एक क्लासरूम प्रोग्राम था और आपका 15 महीने का एक आपका ऑन रोल जॉब प्रोफाइल जो ट्रेनिंग था। जो 15 महीने आपको प्लांट में जाकर ट्रेनिंग करना था और 9 महीने आपको एक क्लासरूम प्रोग्राम था जो टाटा स्टील प्रोवाइड करता था। लेकिन अभी इस साल नोटिफिकेशन में केवल 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आया है। आपका जो स्टाइपेंड है वो भी पिछली बार पहले साल के लिए 28,000 और दूसरे साल में 30,000 मिलता था, लेकिन अब सीधा आपको 30,000 मिलने वाला है। 1 साल का ट्रेनिंग होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है, रिवील नहीं किया कि 1 साल का प्रोग्राम क्या है, वो वहीं जाकर पता लगेगा। लेकिन हो सकता है 3 महीने का आपका क्लासरूम प्रोग्राम रहे इसमें और 9 महीने का आपका जो आपका ऑन जॉब जो फील्ड प्रोग्राम होगा वो रहने वाला है ट्रेनिंग का। ठीक है, तो इतना तो रहा आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें जो है आपकी। दूसरा है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है या परमानेंट है। देखिए टाटा स्टील एईटी एक कॉन्ट्रेक्चुअल ही प्रोग्राम है टाटा स्टील का, बट इसके 99.99% श्योरिटी होती है। अगर आपने टाटा स्टील का जो प्रोग्राम है उसको सीरियसली, ट्रेनिंग को सीरियसली आपने किया है और आपने सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट किया है, पूरे जितना 1 साल की है, अभी 1 साल आपने पूरा वहां इन्वेस्ट किया है ट्रेनिंग पर, तो आप डेफिनेटली वहां परमानेंट होने वाले हैं। अब तक तो ऐसा कोई केस नहीं है जिसने पूरी ट्रेनिंग की हो और वो परमानेंट ना हुआ हो। मेरी नॉलेज में तो जनरली जहां तक जितने लोग जाते हैं सब वहां पर परमानेंट हो जाते हैं। लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि आप टाटा को क्या दे रहे हैं। देखिए अगर आप वहां पर ट्रेनिंग के दौरान आप सिंसियर नहीं है, टाटा आपको इवेल्युएट कर रहा है एट ईच एंड एवरी पॉइंट, आपको हर एक पॉइंट पर हर तरीके से इवेल्युएशन आपका चलता है, पूरे 1 साल आपका चलेगा, तो आपको हर पॉइंट पर खड़े उतरना है। आप भी टाटा में परमानेंट जॉब के लिए वहां पे एलिजिबल है। बकायदा आपको टाटा आप पर इन्वेस्ट कर रहा है अपना 1 साल, टाटा आपको इतना सब कुछ देगा, आपको सब कुछ सिखाएगा, तो वो आपको परमानेंट करने के लिए ही सिखा रहा है। तो आप सीरियस होकर इसको करेंगे तो आप परमानेंट पक्का हो जाएंगे। और इस बात को नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप सक्सेसफुल कंप्लीशन कर लेते हैं अपने ट्रेनिंग का तो आपको उसके बाद 3 साल के लिए IL6 पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आपको रखा जाएगा, फिक्स्ड किया जाएगा। देखिए टाटा में क्या होता है, ऑफिसर लेवल होते हैं। टाटा स्टील को जानने वाले लोग हैं, जो उड़ीसा झारखंड उस इलाके से हैं, जो टाटा स्टील के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, जिनके फैमिली मेंबर्स हैं वहां पर, तो उनको तो सब पता है। लेकिन कुछ जो रैंडम मतलब ज्यादा नहीं जानते उनको बता देता हूँ। टाटा स्टील में एक ऑफिसर रैंक होती है और दूसरी आपकी कर्मचारी वाला जो वर्ग होता है वो होता है।
ऑफिसर रैंक में वहां पर 6 ऑफिसर के रैंक होते हैं जिनको IL1 to IL6 बोलते हैं। IL1 आपका हाइयर लेवल का रैंक होता है, IL6 आपका सबसे बेसिक ऑफिसर लेवल होता है। तो IL6 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर उसको बोलते हैं। सब ऑफिसर में सबसे पहला स्टेप, पहली सीढ़ी ही IL6 है। आप एज एन असिस्टेंट मैनेजर जाएंगे, फिर उसके बाद 3-4 साल में आपका प्रमोशन होता है, आप मैनेजर जाते हैं, वो IL5 होता है, फिर सीनियर मैनेजर बनता है, IL4 बनता है, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट IL3 होता है, फिर आपका चीफ होता है IL1, चीफ ऑफ चीफ IL1 होता है, फिर उसके बाद VC होता है आपका, फिर VC से ऊपर MD एंड CEO एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है वो चलता है। ठीक है, तो हमें यहाँ जनरली आपको समझना चाहिए कि आपको एक ऑफिसर रैंक पर आपको एंट्री मिलेगी टाटा स्टील में AET प्रोग्राम पूरा करने के बाद, जो आप शायद कुछ लोग इसी गंभीरता को समझते होंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। आपको एक मतलब रिनॉन्ड कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा, जो अपने आप में एक सक्सेस है आपके लिए, जो आप शायद ही मार्केट में ऐसा कोई प्रोग्राम किसी कंपनी द्वारा चलाया जाता है, टाटा स्टील आपको दे रहा है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट उठाएं, इसको सीरियसली लें और आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक, ये हो गया आपका एक प्रोग्राम। मैंने आपको बता दिया कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, लेकिन परमानेंट होने का तब्दीली इसकी परमानेंट में ही होती है। अगर आप खुद से कुछ ना करें, ऐसा कुछ बहुत ही सीरियस कुछ ना कर दें कि टाटा को मजबूरन आपको निकालना पड़े, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। पूरे चांसेस है कि आप परमानेंट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि यार एग्जाम कैसे होने वाला है। एग्जाम होम बेस्ड होता है या फिर कोई सेंटर लगता है, सेंटर पे जाके एग्जाम दिया जाता है। देखिए, टाटा स्टील का जो प्रोग्राम है, एक प्राइवेट कंपनी है टाटा, और ये क्या करते हैं, जितने एग्जाम जो भरे होंगे ऑल ओवर द इंडिया से सब लोग इसका एग्जाम देते हैं। तो टाटा का जो एग्जाम का पैटर्न है, अभी तक वो होम बेस्ड एग्जाम होता है, आप घर से ही आप एग्जाम देंगे। होगा क्या कि आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको एक मेल आएगा, उस मेल में आपको इंटीमेट किया जाएगा कि इस तारीख को आपका एग्जाम डिसाइडेड है, आप इस तारीख में आपका एग्जाम होगा। आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा कि आपको सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक इस दौरान किसी भी बीच आपको एक आईडी और पासवर्ड देंगे। आपको वहां जाना है, उस वेबसाइट पर, मेरे एफकेट की वेबसाइट पर जाकर होता है टेस्ट, वहां जाकर के आप लॉग इन करेंगे। वहां आपको टेस्ट उस टाइम फ्रेम है, सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, जिस भी वक्त आप फ्री हो, आपके पास टाइम हो, आपको कॉन्फिडेंट फील होता हो कि हाँ अब मैं दे सकता हूं, आप जाएं टेस्ट को दें वहां आप। लेकिन एक बार आपने टेस्ट स्टार्ट कर दिया तो अब आप वापस नहीं आ सकते। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश का अब दे दूं 20 मिनट का, फिर उसके बाद क्वांट का मैं अगले 1 घंटे बाद दूंगा, नहीं। आपका टेस्ट स्टार्ट होगा तो पूरा रनिंग चलेगा, 1 घंटे 15 मिनट का। पिछले साल जो टाइम था जिसमें आपके 4 सेक्शन थे, मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया, आप उस वीडियो को जाकर, मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा क्या पैटर्न था। उसी अगर वही पैटर्न रहा तो उसमें आपके 4 सेक्शन थे, इंग्लिश था, क्वांट था, रीजनिंग था और आपका टेक्निकल था। और मुझे ऐसा लगता है इस बार भी वही सेक्शन रहने वाले हैं, क्योंकि हर बार सेक्शन वही रहते हैं। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी 80 आते हैं, कभी 70 आते हैं, तो यहाँ डिफरेंस क्रिएट होता है। अदरवाइज पैटर्न वही रहता है, मोर और लेस, ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तो होम बेस्ड आपका एग्जाम होगा, सेंटर बेस्ड नहीं होने वाला है, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, आपका इंटरव्यू कैसे होता है, जिनका रिटर्न क्वालिफाई आप जब कर जाओगे तो आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर टाटा स्टील AET का रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं होता है। केवल सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेल भेजे जाते हैं और उन मेल में ही आपको इंटरव्यू की डिटेल्स बता दी जाती है। देखिए, इंटरव्यू वैसे तो टाटा का ऑफलाइन इंटरव्यू होता है, बट पेंडेमिक की वजह से पिछले साल और इस बार नोटिफिकेशन में भी लिख दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ कोविड गाइडलाइंस डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू वर्चुअल मोड में होगा कि आपका फिजिकल मोड में इंटरव्यू होगा। नॉर्थ इंडिया के लिए दिल्ली में सेंटर होता है, दिल्ली में इसका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। लगभग आपका 3 राउंड का इंटरव्यू होता है, वो मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुका, आप वहां से देख सकते हैं। HR1, HR2, HR3, 3 राउंड में इंटरव्यू होता है। तीनों राउंड में टेक्निकल और आपसे HR पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका होने वाला है। इंटरव्यू के बारे में आपका जो भी होगा आपको इंटीमेट किया जाएगा, आपको मेल के थ्रू, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिर आता है आपका पैटर्न, पेपर का पैटर्न क्या है। देखिए, पेपर का पैटर्न मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में, जो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल ही जाएगा। फिर भी पैटर्न के बारे में देखिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि टाटा स्टील AET प्रोग्राम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होती किसी भी माध्यम से, इतना याद रखिएगा। किसी को नहीं पता होगा पेपर का पैटर्न पेपर से पहले, उसी दिन आपको पता लगेगा रैंडम एकदम पेपर का पैटर्न क्या है। आपको बस इतना पता है कि इंग्लिश, हिंदी, क्वांट, टेक्निकल, ये आपके 4 सेक्शन आने वाले, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाली है एग्जाम की, क्या एग्जाम डिफिकल्ट होगा, सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत सी क्वेरीज हैं कि सिलेबस क्या है इसका।
देखिए इसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है, अगर कोई आपको सिलेबस दे रहा है, बता भी रहा है, तो मैं बता सकता हूँ कि वो अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा होगा, अदरवाइज कहीं लिखा हुआ नहीं है कि टाटा का सिलेबस क्या है। मैं भी आपको, जब मैंने एग्जाम दिया था, मैं उसके एक्सपीरियंस पे आपको बता सकता हूँ टाटा का सिलेबस मोर और लेस आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए टेक्निकल जो होना चाहिए, ये बहुत, मैं आपको टॉपिक वाइज नहीं बता सकता लिख के, ये हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए क्वेश्चन होने वाला है। टेक्निकल में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट से एक या दो क्वेश्चन आना है, तो आप खुद ही समझ जाओ कि बहुत डीप तो नहीं जाएगा, बहुत ही ऊपर ऊपर सरफेस से क्वेश्चन पूछेगा टेक्निकल से। तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने टेक्निकल नहीं पढ़ा या इतने साल से नहीं पढ़ा, मेरा क्या होगा। जनरली आप यकीन मानो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने उस टेक्निकल, अगर आपने बीटेक किया है तो आपको जनरली अपनी ब्रांच के बारे में उतना पता होगा, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत की यार बहुत ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। टेक्निकल यार मैं कैसे पढ़ूंगा, 10-12 सब्जेक्ट है, कैसे रिवाइज करूं, कुछ रिवाइज, कुछ ना फुल रिवीजन लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। अगर आपके पास जैसे कुछ ब्रांचेज है, हमारे पास मेड इजी की वो किताब आती है जिसमें सब कुछ लिखा रहता है, वो फॉर्मूला बुक टाइप की जो होती है, वो गाइड वो लेकर के उसमें से आप एक बार रिवाइज मारेंगे तो आपको सारा का सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। उसी तरीके के बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल पिछली बार मेरे एग्जाम में तो नहीं आया था, आपके में आएगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन न्यूमेरिकल जनरली आता नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे। तो लोड नहीं लेना कि यार कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल जो आपको लगता है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है ना अपनी ब्रांच में सब्जेक्ट में, वही क्वेश्चन आता है, बस ये समझ लीजिएगा। जो कोर है उस सब्जेक्ट का वही पूछा जाए, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन पूछने हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत ही रैंडम नहीं पूछेगा आपसे, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछेगा, आपको उतना आता होगा। मैं इतना तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, आप आराम से टेक्निकल में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अब दिक्कत है इंग्लिश में। दिक्कत किनको है, देखिए जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं है उनको इंग्लिश में काफी, काफी तो नहीं मतलब इन द सेंस दिक्कत तो आएगी, क्योंकि इंग्लिश का जो लास्ट ईयर मेरे क्वेश्चंस थे, मेरा जो पैटर्न था उसमें आपसे सिनोनिम एंड एंटोनिम्स पूछे गए, आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा गया, पेपर में आया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, एक आया था सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन भी था, तो वह भी क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ साथ इंग्लिश के अंदर एक दो क्वेश्चन और आए थे, मैं आपको थोड़ा, मैंने जितना याद है मैं उतना ही आपको बता सकता हूँ। स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन भी था, वो स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आया था, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, फिलिंग द ब्लैंक्स था, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी थे। ये 4-5 सेक्शन मुझे जो अभी अभी याद है, वो ये यहाँ से क्वेश्चंस आए थे, एक एक दो दो क्वेश्चंस थे। हाँ, ज्यादा जो जोर उनका रहता है वो रहता है आपका वोकैब के ऊपर, इतना याद रखिएगा, वोकैब के ऊपर काफी फोकस रहता है, यानी कि इडियम्स, ये आपके जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होते हैं, ये इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, अलग अलग तरीके से ये चीज ज्यादा पूछता है, तो इनको प्रिपेयर करिए, थोड़ा वोकैब पर अपना काम करिएगा तो आप आराम से निकाल लेंगे। इसका लेवल भी, लेवल देखिए इंग्लिश का भी लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं था, ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको लग भी गया होगा, मैं खुद से एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूं, तो मेरा भी खुद बहुत ज्यादा इंग्लिश हाई फाई कुछ नहीं था, जस्ट जनरल थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लिया था, वोकैब पर काम किया, वोकैब ही मुझे लगा यहाँ पे काम किया, जितना जी जितना ज्यादा वोकैब के शब्द पढ़ेंगे उतना आपका वहां पेपर करने के चांसेस ज्यादा है, बढ़िया पेपर आएगा, टफ तो बिल्कुल नहीं आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स मेरी मान के चलो आप एक भी गलत नहीं करोगे, सारे के सारे आप सही करोगे। आप ये सेंटेंस करेक्शन भी इतना इजी होगा कि आपका एक भी गलत नहीं होगा, आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी, एक भी गलत नहीं होगा, इतने सिंपल सेंटेंस करेक्शन पूछेगा, इतना सिंपल आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, इतना सिंपल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अगर आपने मेजर मेजर भी 10-15-20 भी रट लिए ना, उन्हीं में से फंसेगा, इससे अलग आता ही नहीं है, बहुत सिंपल है पेपर एकदम। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी बहुत सिंपल है, और सिंपल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना सिंपल है इसीलिए इसकी कट ऑफ हाई होती है, तो इस चीज को ध्यान रखना, गलती के चांस नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, क्वेश्चन करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में, पिछली बार तो नहीं थी, इस बार जब पेपर आएगा इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं थी पिछली, इस बार पढ़ लेना इंस्ट्रक्शन ध्यान से पहले, ठीक है, इसलिए सारे अटेम्प्ट करो, तुक्के भी सही हो जाते हैं, बहुत सी बार तुक्के काम कर जाते हैं, तो तुक्का भी जिंदगी में बहुत काम आता है, वहां देख लेना, तुक्के लगाने तो लगाओ, लेकिन हाँ ये इजी है, बहुत टफ नहीं है, आप थोड़ा भी अगर वोकैब पे थोड़ा सा काम करोगे तो मेरे ख्याल से आप इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। पिछली बार इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे, 20 मिनट थी, तो आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश का सिलेबस में वही कह रहा हूँ कि कोई लिखा हुआ कहीं है ही नहीं, तो क्या है क्या नहीं है, बेसिक ये क्वेश्चंस थे जो मुझे याद आ रहे हैं, मैंने उसमें लिखा है। एप्टीट्यूड की बात करते हैं, देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एकदम हलवा, जिसे कहते हैं ना, हमारे हलवा बोलते हैं हिंदी में ना, हलवा,
हलवा मतलब एकदम इजी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, एकदम इजी। आपको कैलकुलेशन मतलब आपको कुछ करना ही नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, एज वाले क्वेश्चन थे, वर्क एंड टाइम एंड वर्क, जो बेसिक क्वांट का आपको टॉपिक बताऊंगा, आप कहोगे कि यार ये तो सारा बोल दिया, सारी तो किताब बोल दी इसने, सारे टॉपिक बोल दिए। क्योंकि क्वांटिटी एप्टीट्यूड के जो बेसिक टॉपिक्स है ना आर एस अग्रवाल में, आप उठा लोगे ना उसी को, उसी से आप लगा दोगे। बस वहां आपके साथ एक बार है, वो है टाइम। आपको 12 क्वेश्चन थे पिछली बार, 15 मिनट का टाइम था, 12 क्वेश्चन थे ना। जिसको प्रैक्टिस है वो उन क्वेश्चन को 8 मिनट में भी कर सकता था, जिसको प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए, उसके लिए 15 भी कम थे। तो सारा खेल प्रैक्टिस का, यहाँ आपको इजी और टफ का खेल नहीं है, इतना मान के चलो। यहाँ पर इजी और टफ का खेल नहीं है, खेल खाली प्रैक्टिस का। जिसकी प्रैक्टिस होगी वो उन 12 क्वेश्चन को 8-7 मिनट में भी कर लेगा, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी उसके लिए 15-20 मिनट भी कम है। तो याद रखिएगा प्रैक्टिस का खेल है, और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने अच्छे आपके चांस है कि आप कट ऑफ में बैठ जाओगे। क्योंकि जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो यहाँ लूज एंड एक आधा क्वेश्चन छोड़ेगा, और एक आधा क्वेश्चन से तो ऊपर पार हो जाती है नैया और डूब जाती है नैया, याद रखिएगा। वही रीजनिंग का खेल है। रीजनिंग में भी अब मैं आपको बोलूंगा डिटेल सिलेबस तो कुछ बताया नहीं है, मैं आपको टॉपिक इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको क्या बताऊंगा यार, जब टाटा ने नहीं बताया तो मैं आपको क्या बताऊंगा टॉपिक। मैं आपको कोई रीजनिंग की किताब खोल के 10-12 टॉपिक, ब्लड रिलेशन रिलेशन ये सब मैं यहाँ लिखवा दूंगा, आप कहोगे तो सारा लिखा हुआ पहले से ही है। विश्वास रखो, पेपर टफ नहीं है, बस मैं आपको इतना ही, ये पूरी वीडियो बनाने का औचित्य यही है कि पेपर टफ नहीं है, पेपर बिल्कुल इजी और हलवा होने वाला है। बस सारा खेल टाइमिंग का है। अगर आप उस लिमिटेड टाइम में पेपर कर पाए तो आप कट ऑफ में डायरेक्टली बैठेंगे, नहीं कर पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रैक्टिस का खेल है, केवल प्रैक्टिस करो, नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आता भी नहीं है तो अपना क्यों दिमाग खराब करना हाई फाई पढ़ के। तो रीजनिंग में भी आपका ऐसा ही है, बहुत आसान से क्वेश्चन है रीजनिंग। तो मेरे ख्याल से आप में से जितने भी लोग हैं इंजीनियर हो यार, कोई भी नहीं छोड़ोगे रीजनिंग। तो आपको टाइम भी सफिशिएंट मिलेगा, क्वेश्चन भी बहुत आसान मिलेंगे, आप सारे के सारे लगा लोगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना टाइम बचाने के लिए। टाइम बचाने का कोई फायदा वैसे तो है नहीं, क्योंकि जो टाइम मिलता है वो सेक्शन वाइज मिलता है, कम्युलेटिव नहीं है। आपको 20 मिनट मिलेंगे रीजनिंग के लिए तो 20 ही मिनट मिलेंगे, आप चाहे उसे 15 में खत्म करो, आपको 5 मिनट बैठना पड़ेगा या खत्म, आपको आगे निकलना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको टाइम ज्यादा मिल जाए, है ना। टाइम बचा लेंगे यार, मैंने रीजनिंग में 5 मिनट बचा ले तो वो इंग्लिश में यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सेक्शन का टाइमिंग है। तो इसीलिए बट फिर से वही मैं आपको कहूंगा कि यार थोड़ा सा काम करो, अपनी प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस। रीजनिंग बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन पेपर टफ नहीं है, केवल यही कहने का मेरा औचित्य है, बाकी कुछ नहीं है। फिर आपका देखिए, अब इतना सब कुछ तो हो गया, अब लाइफ एईटी की जिंदगी क्या है, वहां जाकर आपको क्या मिलने वाला है। देखिए यही आपको मोटिवेट करती है चीज, यार होगा क्या। देखिए मैं कहता हूँ, जितना मैंने वहां देखा, जब तक मैं रहा टाटा स्टील में, तो एईटी एक अपने आप में एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक, एक तो आपको ना एक ऐसी डाइवर्सिटी शायद ही आपने कभी देखी हो, आपको इंडिया के हर एक एरिया से, हर एक स्टेट से, मैक्सिमम स्टेट को कवर करता है टाटा, मैक्सिमम स्टेट से आपको कैंडिडेट वहां दिखाई देंगे एईटी प्रोग्राम में, है ना। एक चीज को लेकर आप काफी लोगों में थोड़ी सी वो है कि उड़ीसा और झारखंड को लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस दी जाएगी। देखिए प्रेफरेंस दी जाती है रीजनल बेसिस पे, क्योंकि वो लोग टाटा स्टील के प्रीमाइसिस एरिया के आसपास रहते हैं, तो इसीलिए, और वो लोगों के वहां पर टिकने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आउटर से आते हैं, जैसे कि उत्तराखंड या बहुत साउथ से बहुत से लोग आ गए, मान लो तमिलनाडु से कोई आ गए कैंडिडेट, तो उनके जनरली क्या होता है कि वहां पर उस वेदर में, उस कंडीशंस में सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे, या फिर वो अदर अपॉर्चुनिटीज को देख रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो उड़ीसा झारखंड वाले होते हैं वो जानते हैं टाटा स्टील की वैल्यू क्या है, उन्हें पता है कि वहां रुकने का मजा क्या है और वहां रुककर होने वाला क्या है। लेकिन बाहर वालों को जनरली ये लगता है यार क्या है, निकल जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कभी कभी ना। आपको वेदर की कंडीशन, किसी को वेदर की वजह से महसूस हो सकता है, किसी को और कारणों से लग सकता है, लेकिन उड़ीसा और झारखंड वाले वहीं जड़ें मजबूत करता है और उन्हें पता है उसका फ्यूचर में क्या उसको रिटर्न मिलने वाला है। तो एक कारण है उड़ीसा और झारखंड के बच्चों को रिक्रूट करने का, क्योंकि उड़ीसा में प्लांट है इनका कलिंगन नगर, झारखंड में प्लांट है इनका टाटा स्टील झारखंड प्लांट, तो इसलिए वहां को प्रेफरेंस देते हैं रीजनल बेसिस पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कट ऑफ में प्रेफरेंस नहीं है। किसी का क्वेश्चन था कि क्या उनकी कट ऑफ कम रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ इस तरह से डिसाइड नहीं हो सकती। कट ऑफ जनरली क्या होगी, आपका कट ऑफ बनेगी, उसके बाद जो बच्चे होंगे उनमें से इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन जब प्रोसेस होता है, इंटरव्यू के बाद तो झारखंड उड़ीसा वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, उनके कुछ बच्चों को उठाकर पहले रखा जाता है, फिर अदर स्टेट को भी प्रेफरेंस दी जाती है। लगभग हर स्टेट से कोशिश रहती है कि एक एक बच्चा उठा लिया जाए, ताकि एक डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखे। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो भी इसी तरीके से मेंटेन रखा जाता है कि एक डाइवर्सिटी भी बनी रहे और एक रेशियो भी बना रहे। तो वुमेन्स को भी बहुत प्रीफर करता है टाटा स्टील
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें और आपको बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक, दूसरा लाइफ क्या है, देखिए जब टाटा में जब स्टील टाटा स्टील एईटी जमशेदपुर में ट्रेनिंग होता है आपका एईटी का, वहाँ पर एक इलाका है जहाँ आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा अभी। ये कुछ चीज़ें आपके मजे के लिए भी रहनी चाहिए, वहाँ आपको रहने की जगह मिलेगी। जनरली आपको एक 2 BHK मिलता है या 2 रूम सेट होता है जिसमें 2 लोग शेयरिंग करते हैं। अच्छा खासा आपको रहने का बढ़िया है, आपका मैस है, खाने के लिए बढ़िया है। आपका जो 30,000 आपको मिलने वाला है, केवल आपका मैस का खर्चा होगा, रहने का कोई खर्चा नहीं था। आप पिछले साल तक, अभी मैं इस बार भी नहीं होगा जहां तक है, खाली आपका मैस का खर्चा उसमें से देना है। आपकी इन हैंड सैलरी है, क्योंकि सैलरी नहीं कहूंगा, स्टाइपेंड है आपका, इन हैंड है, तो उसमें से कोई पीएफ कोई डिडक्शन नहीं होते हैं, केवल आपका मैस का खाने का चार्जेस करता है, इसके अलावा कुछ डिडक्शन नहीं है। तो आपका पूरा का पूरा आपकी पॉकेट में ही जाने वाला है। आपको स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, आपको हर तरह का स्पोर्ट्स, जनरली सब तरह का स्पोर्ट्स, जिम ले लो, आप जिम कर सकते हो, आपके एथलेटिक स्पोर्ट्स होंगे, आपका योगा पीटी क्लासेस होती है मॉर्निंग में, और आपके पास वहाँ पर टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, आपका वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। आप एकदम मतलब बिल्कुल ऑफिसर वाली लाइफ वहाँ जीते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में रखें और उसी लाइफ को सोचते हुए प्रिपेयर करें कि यार क्या है आपके पास। और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास शूटिंग रेंज भी है। आपको वहाँ पर एयर राइफल, एयर पिस्टल शूटिंग होती है, वो राइफल शूटिंग क्या होती है उसको बोलते हैं, एयर राइफल वाला, वो भी आपके पास, वो भी आप जा सके वहाँ पर कर सकते हो, सीख सकते हो, उसके लिए भी आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो एक मजेदार जिंदगी जिसे कहते हैं ना, वो आप वहाँ पर बिताओगे। ठीक है, तो प्रिपेयर करो। और भी किसी के कोई डाउट होते हैं टाटा स्टील एईटी से रिलेटेड, आप मुझे यहाँ कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊं, और मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं इधर उधर से कलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं हो पाई तो मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हाँ, कुछ बच्चों का था कि कंप्यूटर साइंस वाले, देख कंप्यूटर साइंस वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशंस में जनरली कंप्यूटर साइंस वालों को रखा जाता है, तो कंप्यूटर साइंस वाले आराम से एलिजिबल हैं। वहाँ पर ब्रांचेस के नाम लिखे हुए हैं, जनरली हर ब्रांच उसमें आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एलिजिबल है। हर आपका जो टेक्निकल पेपर होगा ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे, बेसिक बेसिक, तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे बताइएगा।